हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ में आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलिटी, यानी कि जिसका अर्थ है निष्पक्षता। न्यूट्रलिटी जिसका अर्थ है निष्पक्षता, और जिसका हम एक अर्थ और समझ सकते हैं उदासीनता। ठीक है, शायद वे देश जो ना इस साइड से युद्ध कर रहे हैं ना इस साइड से युद्ध कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से जो कोई भाग नहीं ले रहे हैं, तथा अलग किनारे तीसरे टाइप के जो देश होते हैं जो ना एक तरफ से युद्ध करते हैं ना दूसरी तरफ से युद्ध करते हैं, वो देश अपने आप को युद्ध से अलग रखते हैं तथा निष्पक्ष रखते हैं। वहां पर वे देश क्या कहलाते हैं? तटस्थ देश कहलाते हैं, जिनका किसी भी तरफ से कोई मतलब नहीं होता है। दोनों तरफ से कोई भी युद्ध लेने का उनका अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे निष्पक्षता है। अब निष्पक्षता की डेफिनेशन ओपेनहाइम ने दे रखी है, स्टार्क्स ने दे रखी है, तथा अदर्स दूसरे जूरिस्ट ने भी दे रखी है। तो वहां उनकी डेफिनेशन क्या है कि वे देश जो युद्ध में भाग नहीं लेते तथा युद्ध से अपने आप को दूर रखते हैं, वे देश क्या होते हैं? तटस्थ देश कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है स्टार्क की। ओपेनहाइमर ने जो डेफिनेशन दी है उसमें वे देश जो युद्धरत देशों से दूर रखते हैं अपने आप को तथा उसमें कोई भाग नहीं लेते, उदासीनीकरण की तरफ जाते हैं, वे देश क्या होते हैं? तटस्थ देश कहलाते हैं। तो तटस्थ देश जो न्यूट्रलिटी है उसकी आवश्यक तत्व क्या क्या है, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व में सबसे पहला है निष्पक्षता का दृष्टिकोण। जो देश निष्पक्ष रहता है, दोनों तरफ से पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसका क्या दृष्टिकोण होता है? निष्पक्षता का, कि ना तो मुझे इसका पक्ष लेना है और ना ही मुझे इसका पक्ष लेना है। तो वो उसका दृष्टिकोण होता है क्या? निष्पक्षता का ही दृष्टिकोण उसका होता है। सेकंड पॉइंट है निष्पक्षता के दृष्टिकोण को युद्धरत देशों के द्वारा मान्यता प्रदान करना। अब दो देश युद्ध कर रहे हैं तथा किसी तीसरे देश ने उसमें निष्पक्षता धारण कर रखी है, तो उन दोनों देशों के द्वारा उसकी निष्पक्षता को स्वीकार करना कि ओके, आप अलग बैठ सकते हैं, आप चाहे पार्टिसिपेट इसमें मत कीजिए, ना इसकी सहायता कीजिए और ना ही इसकी सहायता कीजिए। तो दूसरे देशों के द्वारा उसका जो ये दृष्टिकोण है उसको मान्यता प्रदान करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? इस फलस्वरूप कुछ अधिकारों व कर्तव्यों का उत्पन्न होना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो तटस्थ देश होते हैं, जो न्यूट्रलिटी के जो कंट्रीज होते हैं, उनके खुद के भी कुछ राइट होते हैं और उनकी कुछ ड्यूटीज भी होती है। अगर कोई देश अपने आप को निष्पक्ष देश घोषित कर देता है, तटस्थ देश घोषित कर देता है, तो वो देश क्या कहलाता है? तटस्थ। वो क्या कहलाएगा? वो देश वो जो अपने आप को अलग घोषित कर देता है वो देश तटस्थ देश कहलाता है। और उसके उस दौरान तटस्थ होने के बाद में उसके कुछ अधिकार भी उत्पन्न होते हैं और कुछ उसके राइट भी उत्पन्न होते हैं, जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तो अब ये तो हमने देख लिए आवश्यक इसके तत्व, न्यूट्रलिटी के जो जो आवश्यक तत्व हैं वो हमने ये देख लिए हैं। अब न्यूट्रलिटी की प्रकार, काइंड्स ऑफ न्यूट्रलिटी के भी अपने कुछ प्रकार हैं जो कि 6 टाइप के दिए हुए हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? परपेचुअल एंड परमानेंट, यानी कि स्थायी तटस्थता। जो देश किसी की संधि के द्वारा अपने आप को तटस्थ घोषित कर देता है, स्थायी रूप से तटस्थ घोषित कर देता है, तो वो स्थायी तटस्थता में चला जाएगा, उसे स्थायी तटस्थता कहते हैं। यानी कि परपेचुअल या परमानेंट
स्थायी तटस्थता बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका जनरल एंड पार्शियल, सामान्य और आंशिक तटस्थता। कुछ देश जो अपने आप को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जो तटस्थ घोषित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामान्य तटस्थ। और कुछ जो अपना कुछ, जैसे कोई पूरी कंट्री है उसका कोई एक पोर्शन, कोई एक भाग के ये भाग उसमें भाग नहीं लेगा तो वो आंशिक तटस्थता कहलाएगी। किसी एक भाग पर तटस्थता घोषित करना आंशिक तटस्थता कहलाती है। थर्ड पॉइंट वॉलेंट्री एंड बेस्ड ऑन ट्रीटी, यानी कि जो देश स्वयं घोषित कर देता है कि मैं अपने आप को तटस्थ देश घोषित करता हूं, दोनों तरफ से मैं निष्पक्ष हूं, उदासीन हूं, तो वो देश जो स्वयं घोषित करता है वो तो क्या कहलाएगा? ऐच्छिक तटस्थता। और जो किसी संधि के द्वारा किसी देश के साथ में संधि होने के बाद में अपने आप को तटस्थ घोषित करता है वो क्या कहलाता है? संधि पर आधारित तटस्थता कहलाती है। तो यहाँ पे दो है, जो स्वयं घोषित कर देता है वो तो ऐच्छिक हो गई, और जो ट्रीटी से होती है वो ट्रीटी पर आधारित न्यूट्रलिटी हो गई। थर्ड पॉइंट है आर्म्ड न्यूट्रलिटी, यानी कि सशस्त्र तटस्थता। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को तटस्थ बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग करते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल स्विट्जरलैंड का है, जिसने अपने आप को तटस्थ बनाए रखने के लिए आर्म्ड फोर्स का यूज किया था। तो वो जो आर्म्ड फोर्स का यूज करके अपने आप को तटस्थ बनाए रखते हैं वे देश, वे क्या कहलाते हैं? सशस्त्र तटस्थता कहलाती है। फिफ्थ पॉइंट है आपका बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी, यानी कि उदार तटस्थता। जो देश पूरी तरीके से तटस्थ होते हैं परंतु कुछ सहायता भी करते हैं, जो अपने आप को तटस्थ पूरी तरीके से घोषित कर देते हैं परंतु फिर भी युद्धरत देशों की सहायता करते हैं, तो वो देश क्या कहलाते हैं? उदार तटस्थता कहलाती है। सिक्स पॉइंट है आपका परफेक्ट एंड क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी, पूर्ण एवं सशस्त्र तटस्थता। जो देश अपने आप को पूरी तरीके से उन युद्धों से अलग कर लेते हैं, जिन देशों के बीच में युद्ध हो रहा है उन दोनों तरफ के देशों से अपने आप को अलग करके पूर्ण रूप से तटस्थ घोषित कर देते हैं, वो तो क्या कहलाती है? पूर्ण तटस्थता। और सशर्त तटस्थता वो कहलाती है जहां पर वे कुछ हद तक सहायता भी करते हैं, जहां पर वे कुछ किसी शर्त पे आधारित कि हम इतनी सहायता उसकी करेंगे, या किसी आर्म्स को या किसी फोर्स को हमारे यहाँ पर सिर्फ रुकने की परमिशन है, ऐसी कोई शर्त हो तो उतनी शर्त तक कार्य करना सशर्त तटस्थता कहलाती है। तो ये हमने देखे हैं अभी जो काइंड्स ऑफ न्यूट्रलिटी है वो है, जो कि 6 टाइप की है, जैसा कि मैंने बता दिया है। परपेचुअल एंड परमानेंट, जनरल एंड पार्शियल, वॉलेंटरी बेस्ड ऑन ट्रीटी, आर्म न्यूट्रलिटी, बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी, परफेक्ट एंड क्वालिफाइड। ये है काइंड्स ऑफ न्यूट्रलिटी। अब हम देखेंगे कि जो देश अपने आप को निष्पक्ष या तटस्थ घोषित कर देता है तो उस तटस्थ देश के खुद के क्या कर्तव्य होंगे और उसको क्या क्या राइट मिलेंगे, यानी इसकी ड्यूटीज और राइट को हम देखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो देश तटस्थ होंगे उनकी क्या क्या ड्यूटीज होगी। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहला है कि अलग रहना, यानी कि जो देश तटस्थ अपने आप को तटस्थ घोषित कर देगा वो प्रवृत्त अलग रहेगा। कहां से? बाकी जहां युद्ध हो रहा है उन सब से अपने आप को अलग कर देगा, उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये इसकी ड्यूटीज बन जाएगी। किसी भी तरीके से वो उस युद्धरत देशों के साथ में भाग नहीं लेगा, उन युद्धरत देशों से अपने आप को अलग
कर लेगा। ये उसकी सबसे पहली ड्यूटी बनती है। सेकंड है निवारण। निवारण, कोई भी देश जो अपने आप को तटस्थ देश घोषित कर देता है, वह अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जो किसी भी देश को जो युद्ध में भाग ले रही है उसको किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाए। यानी कि अपने क्षेत्र में, अपने देश के अंदर युद्ध से संबंधित कोई भी गतिविधि को इजाजत नहीं देगा, उसका वो निवारण करेगा। निवारण का मतलब, जैसा कि कोई भी अगर दूसरा देश अगर चाहे तो उस देश से कोई भी फौज नहीं लेगा, किसी भी प्रकार की फौज की संबंधित कोई भी सहायता नहीं लेगा और कोई भी फौज में भर्ती भी नहीं लेगा। ये एक एग्जाम्पल था कि इस तरीके से वो उसको निवारण रखेगा, ये उसका कर्तव्य होता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका मूक सहमति। मूक सहमति यानी कि कोई भी देश अपनी मूक सहमति देगा उस समय जिस समय वो अपने आप को तटस्थ देश घोषित कर देता है। जैसे कि मूक सहमति का अर्थ मतलब क्या है यहाँ पर, कि किसी भी मामले में अगर इस देश के जो अपने आप को तटस्थ देश घोषित कर दिया है उसने, अगर उसकी कोई भी सेना के द्वारा अगर उसका कोई जहाज पकड़ा जाता है तो वो उस समय वहां पर थर्ड पॉइंट है हमारा मूक सहमति। मूक सहमति यानी कि जब कोई देश अपने आप को तटस्थ देश घोषित कर देता है तो उस देश को कभी कभी कुछ मामलों में अपनी मूक सहमति भी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कि अगर मान लीजिए तटस्थ देश के देश वाले अगर किसी जहाज को जिसपे उसका फ्लैग लगा हुआ है उस जहाज को पकड़ लिया जाता है युद्धरत देशों के द्वारा, या फिर कोई जो विनिषिद्ध वस्तुएं थी जो उसको रोक दिया जाता है, तो वहां पर उस समय उस देश को, जो तटस्थ देश है, कोई प्रतिरोध नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी मूक सहमति दे देनी चाहिए। या अगर उस देश के अंदर जो देश तटस्थ घोषित है उस देश में युद्धरत देशों की जो फौजें हैं वो प्रवेश कर लेती है, अगर कोई तलाशी लेती है तो उस समय उसको मूक सहमति दे देनी चाहिए। तो ये भी तटस्थ देशों का एक कर्तव्य होता है कि वे उस समय, जिस समय युद्ध चल रहा है, अगर इस प्रकार की कोई उसके खिलाफ कार्यवाही होती है तो वह अपनी उस समय मूक सहमति दे दे। नेक्स्ट पॉइंट, क्षतिपूर्ति देना। क्षतिपूर्ति देने का मतलब ये है कि अगर तटस्थ देश, अगर कोई न्यूट्रल देश है जो युद्ध में भाग नहीं ले रहा है और उसकी किसी गलती के कारण किसी युद्धरत देश को जो युद्ध में भाग ले चुके हैं उस देश को, किसी को अगर कोई क्षति पहुंचती है, कोई हानि होती है, तो उस देश को क्षतिपूर्ति देने की ड्यूटी बनती है तटस्थ देश की। उस तटस्थ देश की ड्यूटी बनती है कि वह उस देश को क्षतिपूर्ति प्रदान करे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रत्यास्थापना। प्रत्यास्थापना यानी कि ऐसा कोई भी देश जिसके राज्य क्षेत्र में अगर कोई कार्य कर रहा है, कोई देश कार्य कर रहा है जिसके अंतर्गत तटस्थ देश को युद्धरत देश में अनुचित रूप से अगर कोई उसकी वस्तु छीन ली गई है, अनुचित रूप से इस समय अगर उसकी कोई वस्तु छीन ली गई है तो उस वस्तु को वापस करना भी तटस्थ देश का कर्तव्य होता है। यानी कि इस समय अगर उससे कोई चीजें ले ली जाती है तटस्थ देशों के द्वारा युद्धरत देशों की, तो उसको भी वह वस्तुएं उसकी वापस करनी होगी। तो ये है तटस्थ देशों के कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज। अब हम इसके राइट्स देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि न्यूट्रलिटी जो राइट दिए गए हैं, तटस्थ देशों को जो राइट दिए गए हैं वे कौन कौन से हैं। ड्यूटी हम देख चुके हैं, अब देखते हैं हम राइट्स यानी कि जो अधिकार हैं।
सबसे पहला अधिकार क्या है कि जो देश तटस्थ है वह अपने प्रदेश में कोई भी शत्रुता या युद्ध संबंधी कार्यों को नहीं होने देगा। अगर वो तटस्थ देश है तो वह अपने एरिया में कोई भी शत्रुतापूर्ण या युद्ध संबंधी कोई भी कार्य नहीं होने देगा। सेकंड पॉइंट क्या होता है, वह अपने प्रदेश के ऊपर, अभी ये एरिया के ऊपर था, अब एरिया के जो ऊपर आकाश आ रहा है वहां पर किसी भी युद्धरत जो देश है उसका विमान को भी नहीं उड़ने देगा, यानी अपने एरिया में उसका विमान भी नहीं आना चाहिए, ये भी उसका राइट है, वो नहीं आने देगा। थर्ड पॉइंट है अपने नागरिकों की सुरक्षा की मांग करना। जो देश युद्ध में भाग नहीं लेता वह देश अपने नागरिकों की सुरक्षा की मांग भी कर सकता है कि कोई भी देश इस देश के जो तटस्थ देश है उसके नागरिकों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मांग करना भी तटस्थ देश का, न्यूट्रल देश का राइट है। फोर्थ पॉइंट है तटस्थता का उल्लंघन करने वाले युद्धकारी राष्ट्र से क्षतिपूर्ति मांगना। जिस देश ने तटस्थ देश के को उसकी तटस्थता का उल्लंघन किया है, यानी कि जब वो न्यूट्रल है, वो युद्ध से बाहर है, तो अगर उसकी तटस्थता को भंग किया है तो जिस देश ने ऐसा कार्य किया है, जो युद्धरत देश ने ऐसा कार्य किया है, वह उस देश से क्षतिपूर्ति की मांग भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति की मांग भी करने का उसको राइट है। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका, तटस्थ देश अपने प्रदेश से होकर फौजों को भी नहीं निकलने देगा। जो उसका एरिया है, जो उसका टेरिटरी एरिया है, उस एरिया से वह युद्धरत देशों की किसी भी फौजों को नहीं निकलने देगा। ये भी उसका राइट है कि वह किसी भी फौज को ना आने दे, अपने एरिया में ना आने दे, या निकलने का कोई भी रास्ता या मार्ग उसको ना दे। नेक्स्ट पॉइंट, सशस्त्र सेनाओं को आश्रय दे सकता है। हाँ, वह सशस्त्र सेनाओं को आश्रय दे सकता है, यह उसका अधिकार है, परंतु वह अपनी सेनाओं को उसमें भाग नहीं लेने देगा। ये उसकी ड्यूटी थी जो भी हमने पढ़ी थी कि वह अपनी सेनाओं को उस युद्धरत देश में भाग नहीं लेने देगा, परंतु युद्धरत देश की अगर कोई फौज है, कोई सेनाएं हैं, तो उनको वो आश्रय जरूर दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, युद्धरत देश से राजनयिक संबंध बनाए रखना। जो देश युद्धरत देश हैं, उन देशों से तटस्थ देश अपने राजनीतिक संबंध बनाए रख सकता है। अदरवाइज, जैसा कि हमने युद्ध के टॉपिक में पढ़ा था कि जैसे ही युद्ध स्टार्ट होगा, जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है, राजनयिक संबंध खत्म हो जाते हैं। जो राजनीतिक डिप्लोमेटिक एजेंट जो नियुक्त किए जाते हैं, डिप्लोमेटिक जो मिनिस्टर वगैरह जो नियुक्त किए जाते हैं, दूसरे देशों में नियुक्त किए जाते हैं, राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, उनको तुरंत उस देश में वापस भेज दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि उनको परेशान करने के लिए वहां प्रताड़ना भी दी जाती है, परंतु जैसे ही युद्ध शुरू होगा, दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध खत्म हो जाएंगे। जो देश तटस्थ देश होगा वो अपने राजनीतिक संबंध युद्धरत देशों से बनाए रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसने युद्ध में भाग ही नहीं लिया है, वो वहां न्यूट्रल है। नेक्स्ट पॉइंट, तटस्थ देश, समुद्री तटस्थ देश के जो समुद्री तार हैं, उनको भी कोई भी युद्धरत देश क्षति नहीं पहुंचाएगा। आकाश मार्ग से नहीं जाएगा, उसके एरिया से नहीं जाएगा, और उसका जो समुद्री क्षेत्राधिकार है वहां पर जो तार, जो सूचना, जो मार्ग के लिए जो तार निर्धारित किए जाते हैं, उनको भी कोई सी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, तटस्थ देश को अनन्य अधिकार है, यानी कि उसको एब्सोल्यूट एक्सक्लूसिव राइट दिए गए हैं, और वहां पर उस राइट के हिसाब से युद्धरत देश है वो तटस्थ देश में अधिग्रहण न्यायालय यानी कि प्राइस कोर्ट की स्थापना नहीं कर सकता है। तटस्थ देश इसकी परमिशन नहीं देगा, ये उसका खुद का राइट है, इसलिए वहां पर कोई भी युद्धरत देश इसमें अपने न्यायालय नहीं बना सकता है। तो हमने इसके डेफिनेशन देखी न्यूट्रलिटी की, उसके बाद में उसके काइंड्स देखे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं न्यूट्रलिटी के,
न्यूट्रल देश के ड्यूटीज, उसके राइट देखे। अब हम देखते हैं कि यूएनओ की चार्टर में न्यूट्रलिटी से संबंधित कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि जो यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें तटस्थता से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। चार्टर ऑफ यूएनओ अफेक्टेड द न्यूट्रलिटी, तो सबसे पहला है हमारा आर्टिकल 2 का क्लॉज 5। इसके अंदर दिया है कि यूएनओ की सामूहिक कार्रवाई में मदद करे। अगर यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही करता है तो अन्य देश उसके अंदर उसकी सहायता करेंगे, वो सामूहिक कार्यवाही में उसकी मदद करेंगे, वहां वह मना नहीं करेंगे। आर्टिकल 25 सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग क्या है, सुरक्षा परिषद भी है। तो सुरक्षा, और जो कि सबसे पावरफुल पार्ट है उसका, सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करेगा। यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे अन्य राष्ट्र उस सब निर्णयों का पालन करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है आपका आर्टिकल 41, 42 एंड 43। इसके अंदर क्या दिया गया है कि सुरक्षा परिषद द्वारा सामूहिक कार्यवाही करने पर अन्य सदस्यों द्वारा सहायता देना। अगर सुरक्षा परिषद किसी देश के खिलाफ उसके विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करती है, युद्ध से रिलेटेड कोई सामूहिक कार्यवाही करती है, तो बाकी अन्य सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य हैं वे भी उसको उस कार्यवाही में सहायता देंगे, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का एक अधिकार है। आर्टिकल 49 सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अन्य सदस्यों द्वारा आपसी सहयोग से पालन करना। सुरक्षा परिषद के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, अन्य राष्ट्रों का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वह उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उसके निर्णयों में उसकी सहायता करे। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र को उन अन्य देशों के द्वारा सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट है आर्टिकल 51 तटस्थ देश पर यदि व्यक्तिगत रूप से या उसकी सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का अगर हनन होता है, उस पर आक्रमण होता है, तो वह अपनी आक्रमण के लिए सुरक्षा कर सकता है और उस पर आक्रमण कर सकता है। यदि किसी तटस्थ देश पर सामूहिक रूप से आक्रमण होता है और उसकी तटस्थता को भंग किया जाता है, उसकी आत्मरक्षा का उसको अधिकार यहाँ पर दिया गया है कि अगर वो अपनी स्वयं की आत्मरक्षा के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपनी आत्मरक्षा के लिए आक्रमण भी कर सकता है। जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जब आक्रमण हुआ था, तब उसने जापान पर अपनी तटस्थता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि सबसे पहले उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा को भंग किया गया था, उस पर अटैक किया गया था, तो उसने उस अटैक के जवाब में जापान पर अटैक किया था। ये एक जीवंत उदाहरण है इसका। तो ये हमने देखे हैं कि यूएनओ की चार्टर में न्यूट्रलिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो हमारा न्यूट्रलिटी का टॉपिक यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू।